मिथिला विद्वानों और कला प्रेमियों की भूमि, जहाँ ज्ञान, शिल्प और साहित्य की त्रिवेणी बहती थी। इस पावन भूमि के शासक थे मिथिला नरेश, जिनका एकमात्र उद्देश्य था राज को कला और संस्कृति की राजधानी बनाना। वे न केवल राजनीति में प्रवीण थे, बल्कि कला को आत्मा की भाषा मानते थे। हर वर्ष जब खेतों में फसलें लहराती और आकाश में कार्तिक की चांदनी खिलती, तब वे राज्य के सर्वश्रेष्ठ आयोजन कार्तिक उत्सव का भव्य आयोजन करते। यह उत्सव केवल हर्ष और उल्लास का प्रतीक नहीं था, बल्कि कलाकारों की तपस्या को पहचानने और सम्मानित करने का अवसर भी था। दूर दूर से कलाकार आते, अपनी कला का प्रदर्शन करते और लौटते समय सम्मान और पुरस्कार के साथ आश्वस्त होते कि उनकी साधना व्यर्थ नहीं गई। परंतु इस वर्ष जैसे ही कार्तिकोत्सव की तैयारियां शुरू हुई, नरेश को एक असामान्य बात खटकी। इस बार पुराने, प्रतिष्ठित और सिद्धहस्त कलाकार दरबार में उपस्थित ही नहीं हुए। हर ओर केवल ऐसे कलाकार आ रहे थे जो ना तो कला के मर्म को जानते थे, ना ही साधना की सच्ची रेखा उनके चेहरों पर झलकती थी। मिथिला नरेश चिंतित थे, क्या हमारे राज्य में कला की अधोगति हो गई है? दरअसल समस्या कहीं और थी। वह आगंतुक कलाकारों के स्वागत कक्ष में नियुक्त कक्षपाल, जो पहले केवल आगंतुकों की योग्यता की जांच के लिए जिम्मेदार था, अब भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुका था। उसने देखा कि कलाकारों को मिलने के बाद पुरस्कार और धनराशि मिलती है। उसकी लालसा जागी और उसने यह योजना बनाई कि वह कलाकारों को महाराज से मिलने की स्वीकृति तभी देगा जब वे पुरस्कार का 25% उसे दे देंगे। धीरे धीरे एक खुले रहस्य की तरह धीरे धीरे यह एक खुले रहस्य की तरह फैल गया। अब केवल वही कलाकार दरबार में पहुंच सकते थे जो चढ़ावा देने को तैयार थे। इस भ्रष्ट तंत्र का सीधा असर यह हुआ कि सच्चे कलाकार दरबार से विमुख हो गए। ऐसे लोगों की भीड़ आने लगी जो कला को केवल एक दिखावा मानते थे। जब यह चिंता नरेश ने अपने प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार गोनू झा से साझा की, तो वे गहरे सोच में डूब गए। वह स्वयं भी इस गिरावट से चिंतित हुए और बोले, महाराज, कृपया मुझे 7 दिन का समय दें। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर आपके राज्य में कला की गरिमा पुनः स्थापित करूंगा। मिथिला नरेश ने सहमत दी और कार्तिक उत्सव की तैयारियां जारी रखी। गोनू झा ने 3 दिन बाद दरबार में उपस्थित होकर एक नई योजना का प्रस्ताव रखा। इस बार के कार्तिक उत्सव में केवल कला प्रदर्शन नहीं, एक विशेष मेधा परीक्षा प्रतियोगिता भी आयोजित की जाए, जिसमें राज्य के प्रत्येक वर्ग के लोग भाग ले सकें। कुछ दरबारी जो गोनू झा की बुद्धिमत्ता से ईर्ष्या रखते थे, विरोध में उठ खड़े हुए। कार्तिक उत्सव तो उल्लास का उत्सव है, मेधा परीक्षण जैसी गंभीर प्रतियोगिता इसका रस भंग कर देगी। परंतु गोनू झा ने तर्क दिया, जब राज्य के कोने कोने से लोग कार्तिक उत्सव में आते हैं, तब जनता के बीच से प्रतिभा को पहचानने और उसे सम्मानित करने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। राजा ने इस विचार को सराहा और अनुमति प्रदान की। गोनू झा ने आगे बढ़कर घोषणा की कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, पर किसी पुरस्कार की लालसा से नहीं, केवल अपनी मेधा की परीक्षा के लिए। दरबारियों में खलबली मच गई। उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन जब गोनू झा ने स्पष्ट किया कि वह कोई पुरस्कार नहीं लेंगे, तब यह निर्णय मान्य किया गया। त्योहार प्रारंभ हुआ। राज के भीतर और बाहर से अनेक कलाकार आए। मंच पर विविध कलाओं का प्रदर्शन हुआ, संगीत, नृत्य, कविता, चित्रकला। लेकिन इस बार सबकी निगाह मेधा परीक्षण प्रतियोगिता पर थी। हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और अंततः परिणाम घोषित हुआ। आगे के रूप में उभरे गोनू झा सबसे श्रेष्ठ प्रतिभागी के रूप में उभरे, लेकिन उन्होंने पहले ही पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। महाराज ने गोनू झा से आग्रह किया कि वे कोई इनाम स्वीकार करें। तभी गोनू झा ने ऐसी मांग की जिसे सुनकर पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। मुझे 1000 कुओं की सजा दी जाए, नंगी पीठ पर। सन्नाटा छा गया। दरबारी हक्के बक्के, राजा चकित। पंडित जी, आप जैसा विद्वान आत्महत्या क्यों करना चाहता है? महाराज ने उन्हें और कुछ मांगने को कहा, पर गोमू झा ने जोर दिया, महाराज, आपने मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया था, आप उससे पीछे ना हटिए।
जैसे ही कोड़े बरसाने वाले सिपाही मंच पर आए, गोनू झा ने घोषणा की, इस पुरस्कार का 25% उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने मुझे दरबार में प्रवेश की स्वीकृति दी। कृपया कलाकार स्वागत कक्षपाल को मंच पर बुलाया जाए। अब सबके सामने सच्चाई आ गई। कक्षपाल का चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की धाराएं बहने लगी। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, इस व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे पुरस्कार का 25% हिस्सा दूंगा, तभी मुझे दरबार में प्रवेश का अवसर मिलेगा। फिर उन्होंने कहा, महाराज, मेरी पीठ पर नहीं, इस भ्रष्ट अधिकारी की पीठ पर 250 कोड़े लगवाइए। यह एक नहीं, अनेक सच्चे कलाकारों के सपनों का हत्यारा है। राजा ने गोनू झा की बातों को गंभीरता से लिया और मंच पर ही घोषणा की, इस कच्छपाल को उसकी कुटिलता के लिए दंड स्वरूप कोड़े मारे जाएं और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए तथा उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तत्क्षण सिपाहियों ने आदेश का पालन किया। पंडाल में उपस्थित सैकड़ों कलाकार खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से गोनू झा का सम्मान करने लगे। मिथिला नरेश ने आगे बढ़कर गोनू झा को कला शिरोमणि की उपाधि प्रदान की और ढेरों उपहार भेंट किए। उस दिन मिथिला में केवल कला ही नहीं, न्याय की भी जय हुई थी। गोनू झा ने यह सिखाया कि व्यंग, हास्य और बुद्धिमत्ता को यदि समाज के भले के लिए उपयोग किया जाए तो यह सबसे बड़ा शस्त्र बन जाता है। उनकी योजना केवल एक भ्रष्ट कर्मचारी को हटाने की नहीं थी, बल्कि पूरे तंत्र को आईना दिखाने की थी। कार्तिक उत्सव के अंत में जब कलाकारों ने खुले कंठ से गोनू झा की जय जयकार की, तब वे मुस्कुराते हुए केवल यही बोले, कला का सम्मान हो, कलाकारी का स्वाभिमान हो, यही तो है सच्चा उत्सव। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हाँ, और हमारे चैनल पे एक से एक बेहतरीन कहानियाँ अपलोड हैं, उनको जाके ज़रूर देखें। धन्यवाद।